हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद। स्वागत आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। तो दोस्तों, आज हम फिर चर्चा करेंगे वेस्ट एशिया के बारे में। आज हम फिर चर्चा करेंगे खाड़ी देशों के बारे में। इस बार वो चर्चा में अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ इसराइल भी जुड़ा हुआ है। खैर, ये तो हर बार होता है, इसराइल के साथ खाड़ी देश और वेस्ट एशिया चर्चा में रहते ही हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग मसलों से चर्चा में है। इस बार इसराइल का जो अटैक है वो अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने साथियों के लिए है, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए है। दोस्तों, हम बात करेंगे दो समूहों के बारे में जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। बात करेंगे एक ऐसी सरकार के बारे में जो हाल फिलहाल में स्थापित हुई है, और स्थापित होते ही उसके कृत्य इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है। प्रयास यही किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक उस देश में ना बचे, उस देश में वही रहें जो उनके जैसे संस्कृति, उनकी जैसी भाषा, उनके जैसे विचार, उनके जैसे धर्म का उपासना का पालन करते हैं। हम बात सीरिया की कर रहे हैं। सीरिया जब से अरब स्प्रिंग चला तब से लगातार वहाँ सिविल वार चल रहा है। वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। गृह युद्ध ने सीरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक बशर अल असद, जो सिया समाज से आते थे, और सीरिया में शासन करते रहे, रूस के समर्थन से, ईरान के समर्थन से। लेकिन स्थितियाँ बदल गई दोस्तों। अमेरिका में अभी ट्रंप राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने प्रयास किया, और जिस आतंकवादी को अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था अलशरा के सर पे, वो अलकायदा के सपोर्टिव रोल में थे, उनको वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया। और अमेरिका के इस कार्य में सहयोगी बने तुर्की और इजराइल। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सीरिया से ईरान समर्थित, रूस समर्थित सरकार हटाने के लिए अमेरिका, इजराइल ने एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जो अलकायदा का सहयोगी आतंकवादी रहा है। अर्थात वही अलकायदा जिसने अमेरिका में हजारों लोगों की हत्या की, जिसने अमेरिका को वैश्विक आतंकवाद कुछ होता है ये बताया, जिसने अमेरिका को आतंकवादी गतिविधियों का पाठ पढ़ाया था। हम बात उसी सीरिया की कर रहे हैं। इस बार सीरिया फिर से चर्चा में है। चर्चा में सीरिया इस बार इसलिए है कि वहाँ दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई है। ये जो दो समुदाय हैं उसमें एक समुदाय है ड्रज, जो कबीलाई समुदाय है। बेडोइन एक और समुदाय है, ये भी कबीलाई समुदाय है। लेकिन जो ड्रुज समुदाय है ये सिया कम्युनिटी से संबंध रखता है, वो भी दूर दराज का संबंध रखता है, यानी कि पूरी तरह से सिया भी नहीं है। इनकी रीति रिवाज, इनकी परंपरा, इनकी बोली, इनके पहनावा, इनकी उपासना की जो पद्धति है, जो इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, वो सिया समाज से भी और सुन्नी समाज से थोड़ा अलग है। इसलिए इनको सुन्नी समाज तो पूरी तरह से मुसलमान नहीं मानते हैं, सिया समाज के लोग इनको आधे मुसलमान की तरह देखते हैं। मुसलमान होने के लिए उनके जैसा होना पड़ेगा जो बहुतायत समाज के लोग वहाँ कर रहे हैं। खैर, ये अलग मसला है। बात हम फिर आते हैं झड़प पे। दरअसल जब से एक आतंकवादी किसी देश का राष्ट्रपति बनता है तो जो वहाँ छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनका मोराल हाई हो जाता है। उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी कुछ करें और देश के शासन में ना सही छोटे इलाके पर शासन स्थापित कर लेंगे, ऐसा उनका प्रयास रहता है। इसी प्रयास में इस समय सीरिया में कई मिलिटेंट ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं। कुछ लोग कहीं का शासन करना चाह रहे हैं, कुछ कहीं पे कब्जा कर ले रहे हैं। जिसको जहां मिला वो कब्जा करने के प्रयास में है। इसी प्रयास में एक समाज द्वारा दूसरे अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया जाता है, और प्रताड़ना इस तरह से हो रही थी कि आए दिन उनके साथ लूट खसोट, उनकी हत्या, मारपीट, सामान छीन लेना, दुकान घरों में आग लगा देना। ड्रुज समाज के साथ ऐसा बेडोइन समाज के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। चूंकि बेडोइन समाज, मैंने बताया कि वो सुन्नी बहुतायत समाज से संबंध रखता है, इसलिए सुन्नी समाज और जो सीरियन गवर्नमेंट है इस समय उसे सपोर्ट मिलता हुआ है, तो वो ड्रुज समाज के ऊपर जो है इस तरह के प्रतिबंध और कार्रवाई कर रहा है। बदले में जो ड्रुज समाज के लोग थे वो बाहर आए और उन्होंने प्रतिशोध लिया, हथियार उठाए, और दोनों में सिविल वार शुरू हो गया। एक सप्ताह के आसपास का ये झड़प शुरू हुआ था। अब तक 900 लोग मारे गए, ऐसा रिपोर्ट सामने आ रहा है। ये लोग जो मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं, पर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो पूरे सीरिया को हिला के रख दिया है। बल्कि मैं कहूँ तो इस समय ये वैश्विक न्यूज बना हुआ है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले या मैं कहूँ कि कल देर शाम तक अमेरिका के प्रयास से और इजराइल के प्रयास से, वहाँ टर्की के प्रयास से सीज फायर की बात कही गई थी, लेकिन सीज फायर खाली नाम मात्र का था। 1 ही 2 घंटे के बाद वहाँ फिर से फायरिंग होने लगी। तो अमेरिका ने क्लेम किया, जो कि मिस्टर नोबेल पुरस्कार के जो उम्मीदवार हैं ट्रंप जी, उन्होंने सीज फायर का
अनाउंस करवाया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा और फिर से हत्याएं, लूट खसोट होने लगी हैं। जो बेडोइन समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि इनको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये सीरिया में क्यों है। और जो ड्रज समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हम बदले की कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए जो ये झड़प है वो बढ़ते जा रहा है। दूसरा, एक और जो ड्रज समाज के लोग हैं उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि जो सीरियन मिलिट्री आ रही है या जो फौज के या पुलिस के लोग आ रहे हैं वो बेडोइन समाज के समर्थन में आ रहे हैं, न कि शांति समझौता करवाने आ रहे हैं, न कि मामले के निपटारा करने आ रहे हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है। और इसी आरोप के बीच में कल परसों इजराइल ने भी दमस्कस पे वहाँ सीरिया में फायर कर दिया था, दमस्कस के आसपास। तो इससे एक और विवाद उठ खड़ा हुआ। अब इसमें इजराइल की एंट्री क्यों हो गई? अभी इजराइल तो इस गवर्नमेंट को स्थापित करवाने में सहयोगी थी, वो इसलिए इजराइल की एंट्री हो गई दोस्तों कि जो गोलन हाइट का इलाका है जो अभी इजराइल ने कब्जे में लिया है, ये पहले सीरिया का हुआ करता था, लेकिन जब इजराइल अरब वार हुआ था उसमें इजराइल ने सीरिया को हरा दिया था और ये जो गोलन हाइट्स का इलाका है उसे कब्जा कर लिया था। इस पहाड़ी के आसपास 1.5-2 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा मुझे लगता है ये ड्रुज समाज के लोग रहते हैं जो इजराइल के व्यवस्था से खुश हैं। इजराइल ने उनको इस तरह से अपने अंदर रखा कि उनके साथ ये घुल मिल गए हैं और अब इजरायली व्यवस्था, शासन तंत्र, देश के ये हिस्सा हुए हैं। छोटे बड़े अधिकारी, कर्मचारी के रूप में सरकारी सेवा दे रहे हैं, सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं, पढ़ लिख करके बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन उसके उलट जो इलाका सीरिया के कब्जे में है वहाँ के ड्रुज समाज के लोग आज भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि वो जीवित रहें, और उनका जीवित रहना इसलिए मुश्किल है कि वो अलग पहचान रखते हैं। अलग पहचान रखना वेस्ट एशिया में खासकर इसलिए मुश्किल है कि वहाँ के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि अल्पसंख्यक उनके देश में फले फूले। एग्जाम्पल के रूप में आप कुर्दिश लोगों को देख सकते हैं, टर्की इन पे लगातार हमले करते रहता है, एयर स्ट्राइक करते रहता है, चाहता ही नहीं कि अल्पसंख्यक कुर्दिश टर्की में फले फूले। और इसके अलावा यदीजी लोगों को देख लीजिए किस तरह से इराक और सीरिया में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। ISIS के आतंकवादी जो सुन्नी समाज से संबंध रखते हैं वो आए थे, यदीजी महिलाओं को हथकड़ी पहना के मार्केट में रखे थे, उनकी बोली लग रही थी, उनको बेचा जा रहा था। इस तरह की द्वेष भावनाएं अल्पसंख्यक समाज के प्रति इनके मन में भरा हुआ है। इसी भावना का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ड्रुज समाज के ऊपर हमला किए और ड्रुज समाज अब रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। शांति का अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी सीज फायर हो, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत परेशान है, उसे सीज फायर करवाने का श्रेय चाहिए। उसे चाहिए कि लोग उसे मिस्टर सीज फायर कहें। ठीक है, आपको कहा जाएगा पहले सीज फायर करवाइए, और सीज फायर हो भी गया तो ये झड़प नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ अब एक ऐसी सरकार बन गई है जो मोटिवेट करती है, अनकहे मोटिवेट करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति अचानक से राज तिलक उसका हो जाए तो बाकी अपराधियों में और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनमें भी इस तरह की भावना भर जाएगी। अगर एक अपराधी राजा बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो इस तरह की बात है दोस्तों। अभी इस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसे विस्तार से जानेंगे, तथ्य आप तक प्रस्तुत करेंगे। और आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।